हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एलकेएस मेडिको। माई सेल्फ ललित कुमार। हम आज पढ़ने जा रहे हैं शौक की। इस वीडियो लेक्चर में हम शौक की डेफिनेशन देखेंगे, शौक के टाइप्स कितने होते हैं, क्या एटियोलॉजी होती है, क्या साइन सिम्टम होते हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और क्या इनका मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमें इंट्रोडक्शन। शौक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन इन विच बॉडी सफर इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। मतलब है कि जो शौक होता है एक मेडिकल कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी सफ़र करती है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो से। मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए फ्लूइड कम बचता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन इन विच देयर इज इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ये किससे कैरेक्टराइज होती है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। मतलब टिश्यू परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि ना तो उस टिश्यू के पास ऑक्सीजन जाएगी, क्या ना ही वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। इन विच दियर इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर इनसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजन होती है टिश्यू के पास, एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी टिश्यू एंड इनएडिक्वेट रिमूवल टू द वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट भी कम टिश्यू से कम बाहर निकलता है फ्रॉम द टिश्यू। इफ अनट्रीटेड रिजल्टिंग इन डेथ, अगर इसे ट्रीटेड नहीं किया गया, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो सेल डेथ हो जाती है। इसकी कुछ ईटियोलॉजी है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, हेमरेजिक कंडीशन हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, बर्न हो गया, इन्फेक्शन, पॉइजनिंग, वोमिटिंग, डायरिया। अब सपोज दैट हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट मतलब फेल है पंप करने के लिए बॉडी के अंदर फ्लूइड, तो बॉडी में इतना फ्लूइड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और वहाँ से वेस्ट मटेरियल भी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा ही जस्ट हार्ट फेलियर में होगा। हेमरेजिक कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे एक्सेस ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, तो सर्कुलेशन के लिए कम ब्लड बचेगा। कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है सच एज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो उसमें वोमिटिंग, डायरिया हो गया है, तो आपकी बॉडी में कम फ्लूइड बचेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर एक्सक्रेट आउट फ्रॉम द बॉडी। बर्न का पेशेंट होगा तो उसमें फ्लूइड की कमी होगी। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उससे फ्लूइड की कमी हो रही है। पॉइजनिंग, कोई फूड पॉइजनिंग होगी या फूड पॉइजनिंग हो रखी है तो उससे फ्लूइड लॉस होगा। वोमिटिंग और डायरिया परसिस्ट, अगर ये दोनों लगातार हैं तो शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द शॉक। शॉक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलिमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और असेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक को आते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब होता है कि अगर हार्ट हमारा प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, या उसका जो पंपिंग का फंक्शन है वो डिमिनिश हो गया, मतलब नष्ट हो गया है या कम हो गया है, तो बॉडी में फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट अनेबल हो जाएगा, तो इससे कार्डियोजेनिक शॉक होता है। देखते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ शॉक इज अकर व्हेन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज डिमिनिश। यह शॉक जब अकर होता है द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट डिमिनिश हो जाए, एंड हार्ट फेल टू पंप ब्लड इनटू द बॉडी। और हार्ट अगर फेल हो जाए ब्लड को पंप करने के अंदर बॉडी में, रिजल्टिंग इन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और उससे क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तो फ्लूइड कम बचेगा मतलब सर्कुलेट होने के लिए, तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। हाइपोवोलिमिक शॉक। हाइपोवोलिमिक शॉक का मतलब ये है कि एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो चुका है, अब आपकी बॉडी के अंदर कुछ कम मात्रा में फ्लूइड बचा हुआ है, उसको बोलेंगे हाइपोवोलिमिक शॉक। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शॉक एंड मेडिकल इमरजेंसी। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है शॉक का, एंड मेडिकल इमरजेंसी होती है इन विच सीवियर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस। इसके अंदर या तो ब्लड लॉस हो गया सीवियर या फिर फ्लूइड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस कोई भी एवरेज कंडीशन हो गई है, और फ्लूइड लॉस मतलब वोमिटिंग, डायरिया अगर परसिस्टेंस है, कोई पॉइजनिंग हो रखी है तो उसके कारण। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड अवेलेबल फॉर सर्कुलेशन। इसमें क्या बचता है कि हाइपोवोलिमिक शॉक के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड कम रहता है, मतलब बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए ब्लड कम बचता है, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोवोलिमिक शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्लड वेसल्स है उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो हमारी टिश्यू को कम ब्लड सप्लाई हो रही है और वहाँ से ऑक्सीजन कम ब्लड सप्लाई हो रही है, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी एक्सक्रेट आउट कम हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। मतलब दिस टाइप ऑफ शॉक अकर व्हेन इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज प्रेजेंट इन टू द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक।
असेप्टिक शॉक होता है एनी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रखा है और उसकी वजह से अगर ये ऐसी कंडीशन हो रही है फ्लूइड लॉस होने की तो उसको बोलेंगे असेप्टिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक होता है कि कोई कोई नर्वस सिस्टम में डिफिकल्टीज है या कोई इंजरी आ रखी है नर्वस सिस्टम में, उसकी वजह से अगर हमारा शॉक की कंडीशन अराइज होती है तो उसको न्यूरोजेनिक शॉक बोलेंगे। इट इज अकर्स व्हेन डिस्फंक्शन और इंजरी टू द नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम की कोई डिस्फंक्शन है या कोई इंजरी हो रखी है तो उसे बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। अब आ जाते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, कैसे कैसे होता है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज कार्डियक सर्कुलेटरी वॉल्यूम, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर उसके कारण हो सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होता है, मतलब फ्लूइड लॉस होगा तो सर्कुलेट के लिए ब्लड कम बचेगा, मतलब ब्लड का वॉल्यूम या फ्लूइड का वॉल्यूम कम रहेगा तो उससे क्या होगा रिजल्टिंग देन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। जब बॉडी के अंदर ब्लड या फ्लूइड कम है तो उसके रिजल्टिंग देन कार्डियक आउटपुट कम होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू, अब जब ब्लड ही कम बचा है आपकी बॉडी में, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो टिश्यू को भी जो ब्लड की सप्लाई है वो कम मिलेगी तो इससे क्या होगा डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, उससे क्या होगा कि टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वहाँ ना तो ऑक्सीजन पहुँचेगी और ना ही कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, कम निकलेगा मतलब कम मात्रा में निकलेगा। तो उससे क्या होता है शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है। इफ परसिस्टेंट ट्रीटमेंट नॉट इज गिवन टाइमली, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो टिश्यू डेथ अकर, टिश्यू और सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके कारण सर्कुलेटरी वॉल्यूम आपका कम हो गया है। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिजल्टिंग देन क्या डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या ब्लड आपकी बॉडी में कम है तो इन एडिक्वेट मतलब सप्लाई कम होगी बॉडी टिश्यू को। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, उससे क्या होगा टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, नेक्स्ट देन शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ए परसिस्टेंट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन टाइमली, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो टिश्यू डेथ इज अकर, टिश्यू डेथ हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम स्टेजेस ऑफ द शॉक कि शॉक की कौन कौन सी स्टेज होती है। शॉक की 4 स्टेज होती है मोस्टली, इनिशियल स्टेज, कंपनसेटरी स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज और रिवर्सिबल स्टेज। इनिशियल स्टेज में फर्स्ट स्टेज होती है, इसके अंदर शॉक के कुछ साइन सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। कंपनसेटरी स्टेज का मतलब ये होता है कि जैसे फ्लूइड लॉस हो रहा है तो अपनी बॉडी उसके प्रति कंपनसेट रिएक्शन करेगी, जैसे कि फ्लूइड लॉस हो रहा है तो मतलब किडनी के पास ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, स्वेटिंग कम होगी, तो ऐसे कुछ चेंज होते हैं कंपनसेटरी स्टेज के अंदर। प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर ये होता है कि बॉडी अपनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करने में फेल हो जाती है, तो जो साइन सिम्टम होता है उनका प्रोग्रेस होता रहता है, तो उसको हम प्रोग्रेसिव स्टेज बोलेंगे। इरिवर्सिबल स्टेज का मतलब होता है कि अब बिल्कुल बॉडी कंपनसेट मैकेनिज्म नहीं करेगी, और इरिवर्सिबल स्टेज मतलब कोई सेल डेथ या टिश्यू डेथ हो जाएगी, जैसे सच है अगर ब्लड सप्लाई कम हुई तो किडनी डेथ हो सकती है, ब्रेन डेथ हो सकती है, ऐसी कंडीशन आ सकती है, उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल स्टेज। अब इस देख लेते हैं इनिशियल स्टेज, कंपनसेटरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज। इनिशियल स्टेज शुरुआती स्टेज होती है, कंपनसेटरी सेकेंड स्टेज होती है जिसे बॉडी कंपनसेट मैकेनिज्म करती है, प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर थर्ड स्टेज होती है, इसमें बॉडी प्रोग्रेस करती है, और इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर ही होता है कि कोई भी सेल डेथ या टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब पढ़ते हैं इसके साइन सिम्टम। हम साइन सिम्टम क्या होते हैं शॉक के। शॉक का साइन सिम्टम होगा हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम होना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड या ब्लड कम है तो होगा। टेकीपीनिया, फास्ट ब्रीथिंग करेगा, टेकीकार्डिया। अब कार्डियक आउटपुट आपका डिक्रीज है तो हार्ट क्या करेगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगा, तो हार्ट क्या अपनी हार्ट बीट बढ़ाएगा फॉर ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। ठीक है, हार्ट अपन ने शॉक स्टेज में पढ़ा, कंपनसेटरी स्टेज में कुछ चेंजेस करता है, अपनी बॉडी कुछ चेंजेस करती है। ठीक है, फिर अदर डिजीनेस हो सकता है, वीक पल्स रेट हो सकती है, अगर फ्लूइड ही कम है तो वीक पल्स रेट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है तो उस कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। पेशेंट एंजाइटी फील करेगा, रेस्टलेसनेस होगी, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है कि ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, मतलब कि अगर टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है तो नीला कलर स्किन का देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया होता है,
फटीग होगा, स्किन रैशेज देखने को मिल सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है और पल्मोनरी एडिमा इसके कुछ मेन साइड सिम्टम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। टेकिंग हिस्ट्री हो गया और फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, सीबीसी हो गया, सीटी स्कैन हो गया और एबीजी एनालिसिस हो गया। हिस्ट्री टेकिंग, हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, किसने जैसे हेमरेज हुआ क्या और कोई ऑब्स्ट्रक्टिव शोक है, कौन सा शोक है। फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एबीजी एनालिसिस आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कर सकते हैं शोक के अंदर। मैनेजमेंट, अब देखते हैं मैनेजमेंट भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ द एबीसी, मतलब एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीथिंग, कॉन्शियसनेस। अगर शोक की कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसकी हम 3 चीज़ चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग और कॉन्शियसनेस। सेकेंड वन है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो रखा है तो अगर मैनेजमेंट में उसको कुछ फ्लूइड देंगे, लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लूइड देंगे ताकि उसका हाइपोटेंशन जो हो रहा है वो मेंटेन हो जाए। तो उसके अंदर गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। इफ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑल टाइप ऑफ द शोक, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, शोक का नॉर्मल सलाइन होता है और रिंगल लैक्टेट शुड बी प्रोवाइडेड, रिंगल लैक्टेट और एनएस अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर नेसेसरी व्हेन ब्लीडिंग इज द कॉज ऑफ द शोक। अगर ब्लीडिंग या हेमरेज की वजह से कोई शोक हुआ है तो उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी होता है। कुछ मेडिसिन है जो हम शोक के अंदर दे सकते हैं, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्टिव शोक है तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक दे सकते हैं, एंटी एमेटिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं और वेसोडाइलेटर दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट जो कोगुलेंट मतलब जो भी ब्लड का कोई क्लॉट है उसको बनने से रोकती है, थ्रोम्बोलाइटिक जो बना हुआ है उसको तोड़ देती है, एंटीमेटिक जैसे परसिस्टेंस ब्लीडिंग और डायरिया उसका कोज होता है तो अपन वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटीएमेटिक दे देंगे। कोई भी इन्फेक्शन है वगैरह है या कोई असेप्टिक शॉक हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं। वेसोडाइलेटर मतलब जो वेसल्स को डायलेट करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए।